नमस्कार। आज जिस टॉपिक को लेकर बढ़ेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, साथ ही बहुत गंभीर भी है और एक गंभीर विवेचना की डिमांड भी करता है। भारत में कल दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने एक अल कायदा के मॉड्यूल को बस्ट किया है, जो कि भारत में आने वाला जो फेस्टिव सीज़न था उसमें आतंकवादी गतिविधियों को करना चाहते थे, भारत में डर और दहशत का माहौल बनाना चाहते थे। इस तरीके के इनसे मंसूबे थे और जो इसका पूरा नेक्सस पकड़ा गया है वो राजस्थान के भिवाड़ी ज़िले से लेकर उत्तर प्रदेश, झारखंड तक पकड़ा गया है। और जो मेन सरगना माना जा रहा है वो झारखंड के रांची का एक डॉक्टर है, डॉक्टर इश्तिकाक अहमद। तो अभी ये सारी चीज़ें जो है प्रिलिमिनरी हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसमें और आगे काम करेंगी। ऐसा नहीं है कि ये पहला मौका है, इससे पहले भी मई 2024 में अहमदाबाद में 4 ISIS के टेररिस्ट पकड़े जा चुके हैं। तो विश्व के जो 2 सबसे बड़े आतंकी संगठन है ISIS और अल कायदा, दोनों का कहीं ना कहीं से इनडायरेक्ट पहुंच भारत तक हो रही है। तो हमारा जो आज का मुद्दा रहेगा वो यही रहेगा, इनकी भारत में पहुंच क्यों है और जो इनके मकसद है। जैसे कि इस वाले केस में मकसद देखें तो डॉक्टर इश्तियाक अहमद का कहना था कि टेररिस्ट अटैक के साथ साथ वो भारत में खिलाफत को डिक्लेयर करना चाहते थे। तो हम ये भी देखेंगे कि ये खिलाफत से क्या है, खिलाफत का ऐतिहासिक तौर पर क्या मतलब है, आज क्या मतलब है, और क्या भारत कभी खिलाफत से कोई डायरेक्ट टच में रहा है या नहीं रहा है। उस सारे मसले को देखेंगे और नहीं रहा है तो क्यों भारत में बार बार इस तरीके के शब्द का यूज़ किया जाता है कि भारत में खिलाफत को लाया जाएगा, भारत को एक खिलाफत डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उन सारी चीज़ों को समझेंगे। तो देखिए, जब इनको पकड़ा गया वहाँ पर तो इनके पास से बहुत सारी राइफल्स, बहुत सारा गोली बारूद, ग्रेनेड और तमाम ट्रेनिंग का मॉड्यूल भी था, लिटरेचर भी पाया गया है। तो ये सारा काम तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी करती रहेंगी। हम अपने ही टॉपिक की तरफ चलेंगे, आखिर खिलाफत क्या है। तो खिलाफत का अगर एक शाब्दिक अर्थ देखें तो उसका एक अर्थ है कि एक ऐसा शासन और ऐसा शासन करने वाला व्यक्ति जो इस्लाम के, जो प्योर इस्लाम के जो टेनेंट्स हैं, जो उनकी बातें हैं, उनको अप्लाई करे। कहने का मतलब कि शरिया को लागू करे, उसी हिसाब से वहाँ पर शासन चले। और उस व्यक्ति के अंदर माना जाता है कि स्पिरिचुअल और टेम्पोरल पावर दोनों है। स्पिरिचुअल इस तरीके से हो नहीं सकता क्योंकि वहाँ पर बुत परस्ती अलाउड नहीं है, तो उस तरीके से उसको पूजा नहीं जा सकता। लेकिन एक सोर्स, लाइट ऑफ सोर्स माना जा सकता है कि उसके अंदर वो शक्तियाँ चली आ रही, खासकर सुन्नी इस्लाम में। तो टेम्पोरल पावर है, पॉलिटिकल पावर भी है, एक तरीके से किंगडम भी बनेगी। उस पूरे इतिहास को देखेंगे और वो व्यक्ति रहेगा। तो सबसे पहली बार जब भारत में खिलाफत का जिक्र आता है वो आता है जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू होनी थी, उससे पहले खिलाफत आंदोलन का जिक्र छिड़ जाता है, जिसमें शौकत अली, मोहम्मद अली और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का काफ़ी रोल रहता है। महात्मा गांधी का भी बहुत बड़ा रोल रहता है क्योंकि वही दोनों मूवमेंट को जोड़ते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को और खिलाफत मूवमेंट को। और खिलाफत मूवमेंट का मतलब यहाँ खिलाफत नहीं था, खिलाफत का मतलब यहाँ कैलिफेट से था, खलीफा से था, तो उस सेंस में था। तो भारत में क्यों हो रहा था? क्योंकि जो पहला विश्व युद्ध का उसके बाद जो टर्की था, जो ओटोमन अम्पायर हुआ करता था, तब उस्मानिया अम्पायर भी जिसे कहा जाता है, वो हार जाता है और ब्रिटेन उसके साथ एक संधि साइन कर रहे थे, ट्रीटी ऑफ सेवरिस कहा जाता है उससे 1920 में। और वहाँ पर उसका जो नॉन तुर्किश पॉपुलेशन थी, एरिया था, उससे छीन लिया जाता है और यहाँ तक कुछ जो तुर्किश एरिया भी था वो भी ले लिया जाता है। और इन लोगों का मानना था कि ऐसा हो सकता है कि धीरे धीरे कैलिफट भी छीन ली जाए, उससे वो पद भी छीन ली जाए, क्योंकि वो खलीफा भी साथ में था। तो इसलिए मूवमेंट चलाई जाती है। और पहली बार भारत जो है, ऐसा आज के इतिहासकारों का मानना है, इसमें गांधी का थोड़ा बहुत दोष, वो कहते हैं कि उन्होंने एक जो सेकुलर मूवमेंट थी नॉन कोऑपरेशन की, उसमें एक रिलीजियस एंगल जोड़ दिया। लेकिन महात्मा गांधी की तरफ से अगर देखें तो उनका कहना है कि मैं तो दोनों भाइयों को जोड़ना चाहता था, हिंदू मुस्लिम को, ताकि एक साथ जो लड़ाई आज़ादी की उसको लड़े। लेकिन उससे हुआ क्या, जो इंडियन मुस्लिम था वो धीरे धीरे पैन इस्लामिक नज़रिए से सोचने लग गया। तो ये वहाँ से एक नया चेंज होता है खिलाफत मूवमेंट के बाद। ऐसा बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है और इस पर बहुत सारी चर्चाएं भी होती हैं। यूपीएससी ने प्रश्न भी पूछ रखा है महात्मा गांधी का नाम लेकर ही। तो कैलिफट, तो हज़रत मोहम्मद के बाद जो कैलिफट थी, एक तरीके से जो वो कहें उस पावर को, जो टेम्पोरल पावर है, वो धीरे धीरे चले जाती है रशीदीन कैलिफेट में, 632 से 661 तक रहती है। उसके बाद चले जाती है उमय्यद कैलिफेट में, जो कि 661 से लेके 650 तक चलती है। तो 4 ही मेन होती हैं, 2 ये हैं, उसके अलावा बहुत सारी कैलिफेट और हुई हैं, लेकिन 4 इनको माना जाता है। तो अगर इनका मैप देखें
तो इसमें भारत नहीं है कहीं भी। तो भारत में तब तक कैलिफेट का कोई लेना देना नहीं था, कोई खलीफा वाला लिंक था नहीं। उमैयद कैलिफेट में देखें तो थोड़ा सा भारत का वो हिस्सा नज़र आता है जो कि अब पाकिस्तान में है, सिंध का और बलूचिस्तान का। क्योंकि हमें पता है कि सिंध में 712 ईस्वी में पहली बार मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया, वहाँ के जो हिंदू रूलर थे उनको हराया और वहाँ पर पहली बार इस्लाम की एंट्री होती है। और वो उमैयद कैलिफेट का ही एक नुमाइंदा था, उसने जो रूल किया वो इसी कैलिफेट के नीचे किया। तो वहाँ पर एक लिंक दिखता है। और उसके बाद जो दो बड़ी कैलिफेट हुई हैं, अब्बासी खलीफा और ऑटोमन खलीफा, इनमें अगर इनका मैप देखें जो कि 750 से लेकर 1517 तक रहती है, बहुत लंबा इतिहास रहा है, इसमें भारत का कोई रोल है नहीं। मुल्तान तक, इंडस तक थोड़ा सा दिखाया जा रहा है, लेकिन लगभग हिस्सा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान वाला है, ईरान वाला है, भारत का नहीं है। और ऑटोमन अम्पायर के समय में तो बिल्कुल दूर दूर तक कोई इंडियन सब कॉन्टिनेंट से लेना देना ही नहीं है। ऐसा क्यों है? कारण है कि दिल्ली में आने वाले दोनों जो बड़े मुस्लिम अम्पायर हुए, दिल्ली सल्तनत और मुग़ल अम्पायर, उन दोनों ने कभी भी खलीफा के नीचे रहकर अपने आप काम नहीं किया। अपने आप को सोवेरिन मानते थे, संप्रभु मानते थे। उनका कहना था हमारे अंदर ही वो सारी शक्तियां हैं, हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं, इस तरीके का उनका मानना था। इसलिए दिल्ली सल्तनत के समय में भी, मुग़ल अम्पायर के समय में भी खलीफा से हमारा कोई लिंक रहा नहीं। उससे पहले तो यहाँ पर हिंदू राजा थे, उनका वैसे ही कोई लेना देना नहीं था। तो अगर उस सेंस में देखें तो अगर इस्लामिक रूल के समय भारत में खलीफा से कोई लिंक नहीं था, तो इनकी जो सक्सेसर स्टेट थी ब्रिटिश, उसका भी कोई लेना देना नहीं था। और ब्रिटिश की सक्सेसर स्टेट अगर कहें तो जब भारत आज़ाद होता है तो भारत की गवर्नमेंट बनती है, तो उसका भी कोई लेना देना नहीं है। तो ये बार बार खलीफा का जिक्र आता क्यों है? इसके लिए हमें थोड़ा सा और इतिहास में जाना पड़ेगा, जो कि जिहादी संगठन खास करके जो यूएस और यूएसएसआर के कोल्ड वॉर के कारण पर उत्पन्न होता है, उसको देखना पड़ेगा। तो फिर वहाँ पर सारी बात चल रही थी, खलीफा बचाने के लिए खिलाफत आंदोलन होता है, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। लेकिन जो कैलिफेट है, खलीफा है, उसे जो अबॉलिश किया जाता है वो खुद तुर्की के लोगों के द्वारा ही किया जाता है। ये लास्ट कैलिफेट है, अब्दुल मजीद सेकंड, ये उनकी लास्ट ऑफिशियल पोर्ट्रेट है एज ए कैलिफ। और इनके यहाँ रेवोल्यूशन होती है, रिपब्लिकन रेवोल्यूशन होती है मुस्तफा कैफल अतातुर्क के द्वारा, और ये 3 मार्च 1924 को अबॉलिश कर देते हैं कैलिफेट। तो कैलिफेट को भी अबॉलिश किया जा सकता है, ये इन्होंने कर दिया। और जब ये करते हैं तो ब्रिटेन का जो टेलीग्राफ है उसने लिखा था कि बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन उतना ही पागलपन वाला है। ये मॉडर्न जो हिस्ट्री है उसके इतिहास को बदल कर रख देगा। और कभी कभी लगता भी है कि अगर ये ना होता तो शायद जो बाद में और कैलिफेट आए हैं जिनका हम जिक्र करेंगे वो ना आते, वो चलते रहते, लेकिन कहा नहीं जा सकता। तो यहाँ पर ये अबॉलिश हो जाता है, ये सारी मूवमेंट तो पहले ही फेल हो जाती है। उसके बाद जो मेन कहानी शुरू होती है वो शुरू होती है 1979 में, जब यूएसएसआर इन्वेड करता है अफ़गानिस्तान को। जब वो इन्वेड करता है अफ़गानिस्तान को तो कोल्ड वार का समय था। अमेरिका को लगा कि ये तो पलड़ा भारी हो जाएगा यूएसएसआर का। उसने कहा अब कैसे करें, क्या करें। तब तक पाकिस्तान ने कहा कि मैं हूँ, आप मेरी तरफ देख ही नहीं रहे हो, मैं तो तैयार बैठा हूँ, आप पैसा दो। हमारी जो एजेंसीज हैं, पाकिस्तान आर्मी है, आईएसआई है, हम तो इसी काम के लिए बैठे हैं, हम वहाँ पर ट्रेनिंग देंगे, जिहादियों को ट्रेनिंग देंगे, आप हथियार दो, पैसा दो, हम पूरा ऐसा बना देंगे उनको कि सोवियत जो रूस है उसको घुटने टेकने पड़ेंगे। फिर पाकिस्तान ने अपना पूरा वहाँ पर ट्रेनिंग दी, पूरा तैयार किया, जितना कर सकता था उतना किया उसने। और आखिरकार जो रूस है उसको जाना पड़ता है, विड्रॉ करना पड़ता है। 1988 में विड्रॉ करता है। अमेरिका कहता है ओके भाई बाय बाय। तो जो जिहादी थे उन्होंने कहा कि ये क्या बात हुई, अब हम क्या करेंगे, हमें गोली चलाने आती है, गोली हमें तो रोज़ चलानी है, कहाँ चलाएं। तो पाकिस्तान ने कहा कि एक जगह है जहाँ जा सकते हैं। और देखिए टाइमलाइन, 1988 में विड्रॉ करता है और 1989 में कश्मीर में आतंकवाद बढ़ता है। वहाँ से वो सीधा जितने जिहादी थे उनका मुख मोड़ दिया जाता है सीधा कश्मीर की तरफ। और उसके बाद वहाँ पर भी चलता रहता है। अफ़गानिस्तान में तालिबान की सरकार आती है, तो हर तरफ एक ख़राब माहौल, आतंकी संगठन, गोली बारूद और इस तरह का माहौल बन जाता है पूरे विश्व में, खास करके इस पूरे एरिया में। उसके बाद अलकायदा ने अपना जो दुश्मन था वो मेन उसको यूएसए को मान लेता है। और अलकायदा के बिन लाडेन ने वहाँ पर हमला करा दिया 2001 में। वहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हज़ारों लोग मारे जाते हैं। अमेरिका बदला लेने के लिए अफ़गानिस्तान पे हमला कर देता है। तो पाकिस्तान कहता है कि अब क्या करें। वो कहता है अब तुम हमारा साथ दो।
पाकिस्तान कह रहा है कि पहले तो मैंने इनको ट्रेनिंग दी, अब मैं कैसे साथ दूं? तो पाकिस्तान पूरे तरीके से साथ नहीं देता है, क्योंकि ओसामा बिन लादेन भी जब मारा जाता है तो पाकिस्तान के अंदर ही मारा जाता है। तो CIA, ISI, पाकिस्तान आर्मी, इनका बहुत बड़ा रोल रहा है इस सारे जो यहाँ पर गतिविधियाँ हुई हैं उनमें। उसके बाद उसी बीच में 2003 में इराक में इन्वेजन हो जाती है अमेरिका की। तो अमेरिका ने 2001 में अफ़गानिस्तान में की, 2003 में वहाँ कर दी। वहाँ पर भी एक आतंकी संगठन खड़ा होता है जो बाद में जाकर ISIS बनता है और उसके लिंक बन जाते हैं अलकायदा के साथ। तो कि किस तरीके से अमेरिका दो जगह पर इन्वेड करता है, दोनों जगह पर बड़े बड़े आतंकी संगठन खड़े होते हैं और एक जगह तो हमारा प्रिय जो छोटा भाई है वो मदद कर रहा है और अब खुद उसी लपेटे में, उसको भी देखेंगे। तो इस तरीके से ये सारा काम चलता है। फिर 2011 में अरब स्प्रिंग आती है, जहाँ पर एक रेवोल्यूशन का दौर चलता है। ट्यूनीशिया में, इजिप्ट में, लीबिया में, सीरिया तक पहुँचता है। वहाँ पर जाके खड़ा होता है 2014 में ISIS, जो डिक्लेयर करता है अपने आप को कि अब ISIS की कैलिफेट आ गई है। तो पहली बार जो बड़ी कैलिफेट है वो डिक्लेयर होती है 2014 में। उससे पहले छोटी मोटी कहीं ना कहीं होती रहती, लेकिन उतनी बड़ी नहीं हो पाती। उसके बाद की जो सारी गतिविधियां हैं वो जियोपॉलिटिक्स, अब मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स में उलझ गई है। वहाँ पे USA, रशिया, टर्की ये आपस में उलझे हुए हैं, लेकिन हम फोकस रखेंगे केवल भारत की तरफ। तो जो दो बड़े संगठन हैं उन्होंने धीरे धीरे जो पैठ है, अलकायदा तो पहले इसी एरिया में था, ISIS ने भी अपनी एक ब्रांच बनाई है, ISIS खुरासन या इस्लामिक स्टेट खुरासन। उस खुरासन में देखिए वो भारत को कहाँ देखता है। कुछ कुछ मैप ऐसे आते हैं जहाँ पर खुरासन को केवल यहाँ पर रखा जाता है, और कुछ कुछ मैप ऐसे आते हैं जहाँ पर खुरासन को पूरा जो बांग्लादेश है उन सब में भी ले लिया जाता है। तो देखिए उनका टारगेट क्या है, वो भारत को अपनी एक प्रोविंस मानते हैं, ISIS वाले एक प्रोविंस मानते हैं और उसको खुरासन कहते हैं। वहाँ पर वो कैलिफेट को लागू करना चाहते हैं। तो इस तरीके से ये सारी गतिविधियाँ चल रही हैं और धीरे धीरे ये भारत तक पहुँच रही हैं। अब उसके बाद जो एक मुद्दा है कि कितनी सारी ब्रांचेस हैं। देखिए इनकी ब्रांचेस, इनका भी एक पूरा नेक्सस है, अफिलिएट है। ये अफिलिएट रेड नेम से है और यहाँ पर है अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये रेड नेम से अफिलिएट है, कोर नहीं है लेकिन अफिलिएट है। इसी तरीके से ISIS की भी है, बहुत सारी ब्रांचेस हैं। अलकायदा की एक और ब्रांच है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। ये पाकिस्तान में गदर मचाए हुए, पाकिस्तान को इससे भी लड़ना पड़ रहा है। अब पाकिस्तान उलझा हुआ है। तो देखिए पाकिस्तान अब क्या कह रहा है, पाकिस्तान कह रहा है कि हम अफ़गानिस्तान में हमले करते रहेंगे, उसी अफ़गानिस्तान में जहां उसने पूरा तालिबान खड़ा किया, अलकायदा खड़ा किया, वहां पर हमले करते रहेंगे। क्योंकि उसका मानना है कि अब जो तालिबान की सरकार है वो पाकिस्तान के खिलाफ जो आतंकवादी हैं, खास करके अलकायदा और अलकायदा के अफिलिएट, खास करके तहरीके तालिबान पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के ऊपर रोज़ सुसाइड अटैक करते हैं, आर्मी हेडक्वार्टर पे अटैक करते हैं और पाकिस्तान को बहुत मुश्किल हो रही है। क्योंकि तहरीके तालिबान पाकिस्तान का क्या कहना है, उसका कहना है कि हम पाकिस्तान में चुनी हुई सरकार को गिरा देंगे, वहाँ पर कैलिफेट डिक्लेयर कर देंगे। तो खलीफा केवल भारत में ही नहीं आना है, खलीफा पाकिस्तान में भी आना है, ऐसी सिचुएशन बन चुकी है। तो ये सारे मुद्दे में भारत उलझा हुआ है। अब दूसरी बात आती है इतनी बड़ी बड़ी गतिविधियों के लिए, पहले तो पैसा आता रहा, पहले अमेरिका ने दिया, लेकिन अब कहाँ से फाइनेंसिंग हो रही है। देखिए फाइनेंसिंग, क्यों फाइनेंसिंग पे आए हम, अलकायदा का जो लीडर है, जो राइट हैंड है, अल जवाहिरी, जो बिन लादेन का राइट हैंड है, वो 2022 में अफ़गानिस्तान में मारा जाता है, काबुल में। तालिबान सरकार आने के बाद US ड्रोन स्ट्राइक में, कहाँ, इंटीरियर मिनिस्ट्री के घर में खिड़की पे खड़ा था। तो कैसे लिंकेज नहीं है अलकायदा के तालिबान के साथ, कैसे लिंकेज नहीं, इस बात को कैसे माना जाए। और क्यों लिंकेज है, उसी का कारण है फाइनेंसिंग। क्योंकि बहुत सारा ऐसा हिस्सा जहाँ पर अफ़गानिस्तान के रिसोर्स हैं माइनिंग के, गोल्ड, खास करके जो नॉर्दर्न प्रोविंस है उनकी, बदख्शान में गोल्ड के माइंस हैं, वहाँ पर जो सारा कब्जा है वो अलकायदा का है। 200 मिलियन जो डॉलर है वो वहाँ से उगा रहा है अलकायदा, और ऐसा US का एक आइडिया है, और उसमें से 25 मिलियन डॉलर के आसपास ही जा रहा है तालिबान सरकार के पास। दोनों अनऑफिशियल पैसे हैं, ब्लैक मनी है। और अगर हड़प्पा सभ्यता किसी ने पढ़ी हो तो ये वही एरिया है जहाँ से हड़प्पा सभ्यता के लोग भी अपने जेम्स लेकर आते थे, यहीं से सोना लेके आते थे, यहीं से हम
हम भी अपने हीरे जवाहरात लेके आ रहे थे उस ज़माने में, और वहाँ पर अभी भी रिसोर्स पड़े हैं। तब ये जियोग्राफी अलग थी, जियोपॉलिटिकल सिस्टम अलग था, अब ये बदल गया है, अब किसी और के पास चला गया है। तो एक तो ये है पैसा आ रहा है इससे, दूसरा आ रहा है ड्रग ट्रैफिकिंग से। हेरोइन बेच बेच के उन्होंने बहुत पैसा कमाया। हेरोइन के बाद अब वो ड्रग्स पे भी आ गए हैं, खास करके मेटएम्फेटामिन करके ड्रग्स हैं जो कि हेरोइन वाले काम ही करती हैं। बहुत सारी जो उसकी तस्करी है वो भारत में हो रही है, पाकिस्तान में भी हो रही है। पाकिस्तान भी नशे से परेशान है। भारत का नॉर्दर्न एरिया सारा, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान बॉर्डर, ये नशे की ग्रस्त में है। बहुत ज़्यादा जो नशा है फैल चुका है, और यहीं से वो सारा पैसा जो है वो वापस जा रहा है टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए, और वही टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए पैसा फिर से भारत में आ रहा है ताकि भारत में टेररिस्ट एक्टिविटी को किया जा सके। तो बहुत विशियस साइकिल ये बन चुका है। तो इन सारी चीज़ों के बीच अब फंस गया है भारत। भारत के अगर आसपास देखें तो हम सब हमारे दुश्मन हैं। जो पहले दोस्त थे वो भी दुश्मन बन गए। श्रीलंका दोस्त था लेकिन उसकी हालात ख़राब है, पता नहीं कहाँ जाएगा। मालदीव्स कभी कहता है कि हमारी तरफ आएगा, कभी कहता है चाइना की तरफ जाएगा। पाकिस्तान तो कभी हमारा दोस्त बन ही नहीं पाया। अफ़गानिस्तान बनता रहा है, बिछड़ता रहा है। जब डेमोक्रेटिक सरकार आती है तो बन जाता है, तालिबान आती है तो बिगड़ जाती है। वहाँ पर हमारी एम्बेसी भी नहीं है। बांग्लादेश हमारा पक्का दोस्त बन रहा था, वहाँ पर क्रांति हो गई। अब पता नहीं वहाँ पर कब दोस्ती होगी या नहीं होगी। वहाँ पर भी आतंकवादी गतिविधियों को मौका मिलेगा भारत की तरफ आने के लिए भी। वहाँ खुद भी वहाँ जैसा देखने को मिल ही रहा है किस तरीके से माइनॉरिटी के खिलाफ हमला किया जा रहा है। म्यांमार के हालात वैसे ही ख़राब है। नेपाल छोटा सा देश है लेकिन हमारे काबू में नहीं आता, कभी कहता है आपके साथ है, कभी कहता है चाइना के साथ है। तो भारत जियोपॉलिटिकल पोजीशन में, और एक जो बड़ा देश जिसका नाम नहीं लिखा हुआ, चाइना, तो हम इतने सारे दुश्मनों से घिरे हुए हैं। अकेले हमें अपनी रक्षा करनी है। सिचुएशन बहुत गंभीर है। और इस तरीके से, जिस तरीके से अगर लोकल सपोर्ट मिलता रहेगा, अलकायदा का मॉड्यूल बनता रहेगा, ISIS का मॉड्यूल बनता रहेगा, स्लीपर सेल्स बनते रहेंगे, तो भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनके लिए काम करना बहुत बड़ा काम हो जाएगा, इन चीज़ों को रोकना। और अगर हम ऐतिहासिक तौर पर देखें, ये इसीलिए मैं इसको डिस्कशन को लेके आया कि ऐतिहासिक तौर पर कैलिफेट का भारत के साथ कोई डायरेक्ट लेना देना ही नहीं है। हमारे जो मुस्लिम हैं उनका उनसे कोई डायरेक्ट लेना देना उस तरीके से नहीं है कि वो उनके नीचे कभी रहे, उनके नीचे कभी रूल हुआ है। हमारे अगर रूल की लीनियज देखेंगे तो दिल्ली सल्तनत के बाद मुग़ल एम्पायर, मुग़ल एम्पायर के बाद भारत, ब्रिटिश इंडिया, और ब्रिटिश इंडिया के बाद जो आज की तत्कालीन जो सेटअप चल रहा है वो है, ना कि किसी भी कैलिफेट का उसमें लिंक रहा है। तो ये आज का था इम्पॉर्टेंट टॉपिक। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।